हाय फ्रेंड्स, मैं शिव सर एक बार फिर से आप लोग का बहुत बहुत स्वागत करते हैं अपने यूट्यूब चैनल गेन नॉलेज टेक्निकल में। फ्रेंड्स, आज का जो टॉपिक है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है और टॉपिक है हमारा सीबीटी एग्ज़ाम को लेकर के। सीबीटी एग्ज़ाम जो होने वाली है उसमें ट्रेड वेल्डर से कैसे प्रश्न पूछे जाएंगे, उन्हीं प्रश्नों को सिलेक्टेड प्रश्न जो है उसको लेकर के मैं आया हूँ। तो चलिए आते अपने टॉपिक पर। और अपने टॉपिक पे आने से पहले एक बार फिर से आप लोगों से आग्रह करते हैं कि अगर अभी तक आप लोगों ने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर लें। सब्सक्रिप्शन फ्री है, सब्सक्रिप्शन का कोई चार्ज नहीं लगता है, निःशुल्क है। आप हमें सपोर्ट के लिए सब्सक्राइब करें। तो चलिए देखते हैं आपके स्क्रीन पर ये पहला प्रश्न है। प्रश्न आपका कह रहा है कि आर्क वेल्डिंग में आर्क कैसे आरंभ की जाती है, दो विधियों में से कौन सी विधि उत्तम है और क्यों। तो प्रश्न आपका साफ साफ कह रहा है कि जो आर्क वेल्डिंग होती है उसमें हम आर्क को कैसे स्टार्ट करते हैं। इसके लिए जो दो विधि है वो दो विधि कौन कौन सी है और उस दो विधि में कौन सबसे उत्तम विधि है और क्यों। तो चलिए इसका आंसर देख लेते हैं। इसका सबसे सटीक और सही आंसर है टैपिंग विधि। शीघ्र और अप और डाउन मोशन वाली विधि है। दो विधि है, एक हमारा टैपिंग विधि है और दूसरा है अप और डाउन मोशन वाली विधि है। स्क्रैचिंग विधि शीघ्र स्केचिंग मोशन के द्वारा की जाती है। टैपिंग विधि उत्तम समझी जाती है क्योंकि इससे जॉब की जो सरफेस पर पिट मार्क्स नहीं आते हैं। तो इसका सही और करेक्ट आंसर है। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है कि यदि वेल्डिंग करंट बहुत अधिक हो या आर्क की लंबाई बहुत अधिक हो तो संभावित परिणाम क्या होता है। तो इसका सही और करेक्ट आंसर चलिए देख लेते हैं। इसका सही और करेक्ट आंसर है कि एक चौड़ी स्पेटर वाली अनियमित बीड बनेगी। अगर आपका वेल्डिंग करंट अधिक होगी तो आपकी और आर्क की लंबाई अधिक होगी तो क्या होगा कि जो आपका बीड बनेगा वो बहुत चौड़ी बनेगी और इरेगुलर बनेगी, अनियमित बनेगी। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है आपके स्क्रीन पर कि एक पदार्थ जो कि करंट के बहाव के लिए बहुत अधिक प्रतिरोध करता है को कंडक्टर या इंसुलेटर कहते हैं। अब देखिए, जो आपका करंट के फ्लो को रोकता हो उसको हम क्या कहते हैं, तो कंडक्टर कहते हैं कि या इंसुलेटर कहते हैं। तो इसका करेक्ट और सही आंसर है हमारा इंसुलेटर। कंडक्टर तो करंट को फ्लो होने देगा लेकिन इंसुलेटर जो है करंट को फ्लो होने नहीं देता। आप देखते हैं जो हमारा इलेक्ट्रिक वायर केबल होता है वो क्या होता है, इंसुलेटेड होता है, उसके ऊपर इंसुलेटर चढ़ा हुआ रहता है। तो इंसुलेटर का काम है कि करंट को फ्लो होने से रोकना, अर्थात उसका प्रतिरोध करना। तो करेक्ट और सही आंसर हमारा इंसुलेटर। चलिए इंसुलेटर मेरा करेक्ट और सही आंसर है, इंसुलेटर। तो हमारा ये करेक्ट और सही आंसर है इंसुलेटर। आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि वेयर इलेक्ट्रोड की अपेक्षा कोटेड इलेक्ट्रोड के आर्क की लंबाई प्राय बड़ी या छोटी होती है। तो देखिए, वेयर इलेक्ट्रोड की अपेक्षा जो कोटेड इलेक्ट्रोड होते हैं, अब वेयर समझ रहे हैं, ऐसा ही झूठे मूड़ी मत हिला दीजिएगा कि हाँ समझ रहे हैं। वेयर का मतलब होता है नंगी, मतलब जिस पर कोटिंग किया हुआ ना हो, वो इलेक्ट्रोड की अपेक्षा जो कोटिंग किया हुआ इलेक्ट्रोड होता है उसकी आर्क की लंबाई प्राय बड़ी या छोटी होती है। तो जो कोटिंग किया हुआ रहता है उसकी आर्क की लंबाई छोटी होती है। तो इसका करेक्ट और सही आंसर छोटी या बड़ी, तो यहाँ पे क्या होगा, बड़ी होगी। तो आपका प्रश्न बोला कि बेयर इलेक्ट्रोड की अपेक्षा कोटेड इलेक्ट्रोड के आर्क की लंबाई प्राय बड़ी या छोटी होती है। तो जो आपका वेयर इलेक्ट्रोड है उसका छोटी होगी और कोटेड इलेक्ट्रोड का बड़ी होगी, इसलिए यहाँ पे करेक्ट और सही आंसर आपका हो जाएगा बड़ी। चलिए इसको हम टिक मार लेते हैं। तो ये हमारा करेक्ट और सही आंसर है, बड़ी। आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है कि वास्तविक अभ्यास में आर्क की सही लंबाई को
एक वेल्डर कैसे पहचानता है? बोल रहा है कि वास्तविक अभ्यास में आर्क की सही लंबाई को एक वेल्डर कैसे पहचानता है। चलिए इसका आंसर हम देख लेते हैं। इसका आंसर है कि आर्क की आवाज़ द्वारा। पर्याप्त लंबाई वाली आर्क तेज ऊर्जा वाली केकरेल आवाज़ देती है, तो यही उसकी पहचान है। चलिए इसको हम, यह हमारा ओके और सही आंसर है। आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है कि साधारण नियम के अनुसार प्रयोग की जा रही इलेक्ट्रोड के व्यास की अपेक्षा आर्क की लंबाई थोड़ी सी अधिक या थोड़ी सी कम रखी जाती है, क्यों? इसका करेक्ट और सही आंसर है थोड़ी सी कम रखी जाती है। आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न देखते हैं। अगला है कि कौन सी अधिक स्थिर होती है, लंबी आर्क या छोटी आर्क? तो देखिए सबसे स्थिर जो होगी वो छोटी आर्क होगी। इसका सही और करेक्ट आंसर है छोटी आर्क। चलिए इसको हम राउंड घेरा मान लिया, छोटी आर्क हमारा करेक्ट और सही आंसर है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि यदि आर्क की लंबाई अधिक हो तो वेल्ड धातु में ऑक्सीजन और नाइट्रोजन के मिलने की संभावना अधिक होती है, या सही है या गलत है? यदि, प्रश्न फिर से सुन लीजिए कि यदि आर्क की लंबाई अधिक हो तो वेल्ड धातु में ऑक्सीजन और नाइट्रोजन की मिलने की संभावना अधिक होती है, सही या गलत? तो इसका करेक्ट और सही आंसर है सही। तो ये हो जाएगा आपका यस, हम सही होती है, सही इसका आंसर है। आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि फ्लैट वेल्डिंग की अपेक्षा वर्टिकल, हॉरिजॉन्टल और ओवरहेड वेल्डिंग के लिए छोटी आर्क को बनाए रखने की आवश्यकता होती है, या सही है या गलत? तो फ्लैट वेल्डिंग की अपेक्षा वर्टिकल वेल्डिंग जब हम करेंगे या ओवरहेड वेल्डिंग करेंगे तो उस समय हमको आर्क छोटी ही बना के रखनी होगी, यह सही है, इसलिए इसका आंसर सही होगा। चलिए ये आंसर हम लिख देते हैं सही। आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न देखते हैं और अंतिम प्रश्न। जब एक वेल्डर छोटी आर्क का प्रयोग करता है तो चुंबकीय बहाव का प्रभाव बढ़ जाता है, यह सही है या गलत है? तो जब एक वेल्डर छोटी आर्क का प्रयोग करता है तो चुंबकीय बहाव का प्रभाव बढ़ जाता है, यह गलत बात है, इसलिए ऑप्शन आंसर इसका जो होगा वो गलत है, गलत। चलिए आज हमने आपको कुल 10 प्रश्न कराए और ये प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ।